हाँ तो भाई कल जो हम बात कर रहे थे वो हमने परागण की विधियां और असंगतता के बारे में बात कर ली थी। ठीक है। हाँ, और थोड़ी मेहनत अब करने लग जाइए, समझ रहे ना। मैं आपको बता दूं कि अभी जो बायोलॉजी में हाईएस्ट जो मार्क है 98 वो अपने ही है। ठीक है। कटोमर तहसील में सर्वाधिक अपने ही नंबर है 98। और विद्या देवी स्कूल में 34 स्टूडेंट थे बायोलॉजी में, जिनमें से 14 बच्चे 90+ मार्क वाले हैं और टोटल 29 बच्चे 80+। ठीक है। और एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी डिक्टेशन नहीं है 34 बच्चों में से बायोलॉजी। ठीक है। और मुझे थोड़ा निराशा है, जीआईएस स्कूल के जो बच्चे थे उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वहां 5 ही बच्चे बहुत अच्छे थे, बायोलॉजी क्लास की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। उनमें से 3 बच्चों के 90+ है रिजल्ट। उन्होंने जो मेहनत की, हालांकि उनकी जो कॉपी अभी रीचेकिंग करवाई जाएगी, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वैसे। ठीक है। हाँ, तो वहां कठुमर में भी टॉप है, 96 नंबर है हालांकि उसके, यशवर्धन के। मेरे मुताबिक रिजल्ट तो नहीं है। ठीक है। लेकिन बीडीएस के जो बच्चे उन्होंने तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट बिल्कुल मेहनत के अकॉर्डिंग दिया है। आप खुद देख सकते हैं। मैं आपसे कहता भी हूं कि भाई रिजल्ट जो होता है वो मेहनत से बनता है। ठीक है। आप टीचर पर विश्वास करो, उसकी हर बात को समझो। ठीक है। अब आपके सामने रिजल्ट है, समझ रहे ना। हाँ, मतलब एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी डिक्टेशन नहीं हो। 80+ ही 80+ है। 34 में से 29 बच्चे जिनके 80 नंबर से ऊपर है। ठीक है। जीआईएस में मैंने अभी पूरा रिजल्ट तो नहीं देखा है, कुछ ही बच्चों का देखा था मैंने। ठीक है। हाँ, और मैं आशा करता हूं इस बार दोनों ही स्कूलों में बहुत बेस्ट बैच है। देखो, बैच का बहुत इफेक्ट पड़ता है, स्टूडेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। इस बार हमारे पास दोनों ही स्कूलों में बहुत ही बेस्ट बच्चे हैं, होशियार, मेहनती और हर बात को समझने वाले। ठीक है। तो आप लगातार मेहनत करते हुए चलिए हमारे साथ, आप और बेहतर रिजल्ट देंगे। एक नया कीर्तिमान और स्थापित करेंगे हम इस सत्र में, समझ रहे ना मेरी बात को। हाँ, तो मेहनत करते जाइए, आप भी इन बच्चों में शामिल होंगे। और अभी जो मेरा सपना है वो केवल एक ही बार पूरा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी 2 नंबर कम है। लास्ट ईयर 1 नंबर कम रह गया था। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात को। हाँ, 2-3 साल पहले जरूर 100 आए थे, लेकिन अभी यहाँ 2-3 साल से 100 नंबर का आंकड़ा नहीं छू पा रहे। तो इस बार 100% आपको 100 नंबर का आंकड़ा छूना है। ठीक है। और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इस बार भी 100 में से 100 आते, लेकिन सिस्टम था एक दिन की लीव, एक दिन की छुट्टी। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस सिलेबस में थ्योरी कितनी है, 42 पाठ है। और एक दिन की अगर आपको छुट्टी मिले तो 42 पाठ को कवर करना बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाती है। ठीक है। 42 चैप्टर, और ये भी फिक्स नहीं है कि भाई कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर का आएगा, कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी कोई सा क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें चैप्टर भी पूरे पढ़ने भाई, 100 मार्क्स लाने तो। ठीक है। बाकी मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं, बहुत ही अच्छी मेहनत की थी। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी, जिसको बेस्ट मेहनत कहते हैं। ठीक है, जीआईएस के बच्चों ने और बीडीएस के बच्चों ने। ठीक है। हाँ, तो आप भी इसी तरह मेहनत कीजिए और इस बार हम और बेहतर रिजल्ट देंगे सभी सब्जेक्टों में।
एक नया कीर्तिमान और स्थापित करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है, बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है, बस आप कंटिन्यू पढ़ते जाइए, रेगुलर। और मैं आपसे कहता भी रहता हूं, आप रेगुलर पढ़ते जाइए, परसेंटेज अपने आप बन जाएगी। ठीक है, हाँ चलिए तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं ना। और इस बार जीआईएस के बच्चों ध्यानपूर्वक सुन लो ना, कि प्रवीण वगैरह, ओजस और ये रौनक, सुशीला है, भारतीय, अंजलि, जो भी है। बाकी बीडीएस पे तो मुझे पता ही है, पायल है और मनीष सैनी वगैरह, शर्मा है ना, ध्यान देना। समझ रहे क्या, काजल वगैरह और ये सभी। इस बार 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स का हमारा लक्ष्य है और वो हमें हासिल करना है इस बार। और आएंगे आपकी 100%, आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस बार कई बच्चों के 100 में से 100 आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप में बहुत प्रतिभा है, समझ रहे ना। और अभी क्या है, कोर्स को भी सेकंड साल था, इस बार कोर्स भी हमारे बिल्कुल ऐसे दिमाग में सेट है, मतलब कि किस प्रकार से क्या क्वेश्चन आएगा, क्या होता है, उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे ना। और क्वेश्चन बिल्कुल हमारे ही अकॉर्डिंग आएंगे, मैंने आपको बता दिया है। और नोट्स के अलावा अब मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने नोट्स पे ही ध्यान दिया था उनके सबसे बेस्ट रिजल्ट है, और जिन्होंने कई बार नोट्स नहीं बनाए, कोई एसपी पढ़ लिया, कुछ पढ़ ली, बहुत कम मार्क्स है जीआईएस के बच्चों के, खासकर 2-3 बच्चों के, समझ रहे ना। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, नोट्स, केवल नोट्स, बुक भी आपको नहीं देखनी है, नोट्स की हर लाइन आप पढ़ते जाओ, केवल एक एक लाइन मेरी इंपॉर्टेंट है नोट्स की, क्योंकि मैं नोट्स उस प्रकार से तैयार करता हूं कि हर साल, मतलब हर साल के अकॉर्डिंग, कि इस साल यहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस हैं, तो मैं उन नोट्सों को बहुत अच्छा बताता हूं, और टॉपिक भी वो मैं टॉप समझाता हूं, उन्हीं टॉपिकों को जो साल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आ रही बात, हाँ। तो आप मेरी बातों पे विश्वास रखो, केवल आपको नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स के अलावा कोई भी गाइड नहीं पढ़नी है, ठीक है, समझ रहे, हाँ। तो आप ध्यान ध्यान देना भाई इस बात को ना। चलिए, बाकी आपको टॉपिकों में कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है कि आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ पाते और मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है, हाँ। यहां से तो मैं ऐसे ही समझता हूं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, फिर भी आप मेरे से व्हाट्सएप पे वहां पूछ लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए भाई, तो दोबारा से एक नए जोश में आप मेहनत पर लग जाइए, ठीक है। मैं रिजल्ट से अपने इस दोनों स्कूलों से बहुत ही खुश हूं, आप भी बहुत खुश होंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है, ठीक है, हाँ। चलिए, तो अब अपने टॉपिक पर आ जाए, ध्यानपूर्वक समझिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो परागण कंप्लीट हो गया था और हम निषेचन पर पहुंच गए थे, पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे, है ना। परिवर्तन बहुत बड़ा चैप्टर का नाम है। चलिए भाई, तो एक बार मैं आपको बताऊं, सुनिए। जो हमारा टॉपिक है वो है निषेचन। क्या है भाई, निषेचन। अच्छा, निषेचन की डेफिनेशन हम जानते हैं, दोनों के लिए सेम होती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। नर और मादा युग्मकों के संलयन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। भाई, मेल एंड फीमेल गैमेट जब संयुग्मित होते, कॉन्जुगेट होते, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, अब मैं देखो टॉपिक से जुड़िए। मैंने आपको बताया था कि भाई ये आपको संरचना पता ही है, ये जायांग है, अंडक है, और ये वर्तिकाग्र है कि नहीं। तो हमने इससे पहले कौन सा टॉपिक देखा था, परागण देखा था। तो परागण में क्या हुआ आप मुझे बताओ, परागण में यही तो हुआ था
कि परागकण वर्तिकाग्र पर गिर गए थे, इसी को तो आप परागण कहते थे ना। हाँ, तो अब क्या हो रहा है भाई कि इससे अगला जो होगा वो निषेचन होगा परागण से। हाँ भाई, देखिए सुनो, हम जो टॉपिक पर पहुंचे थे या हम जिस क्रिया पर पहुंचे थे वहां हमने इतना देख लिया कि जो परागकण थे वो वर्तिकाग्र पर पहुंच चुके हैं और इस घटना को हम परागण कहते हैं ना, परागण। अब हमें ये देखना है कि आगे क्या होगा, अर्थात परागण की क्रिया हो गई तो इससे आगे क्या होगा, तो मैं हमारा उद्देश्य आपको बता दूं तो वो निषेचन है। अर्थात परागण के बाद जो क्रिया होती है प्लांटों में वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइजेशन है वहां तक हमको पहुंचना है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन तक पहुंचना है तो फिर हमें कुछ स्टेप पार करने पड़ेंगे। ये तो हमारा लास्ट का उद्देश्य है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन तक हमें पहुंचना है ना, तो हम पता है क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक समझिए, सुनिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होता है पराग कणों का अंकुरण। क्या होता है भाई, पराग कणों का अंकुरण। बात समझिए, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में पराग कणों का अंकुरण होना क्या कहलाता था, नर युग्मकोद्भिद। क्या कहलाता था, नर युग्मकोद्भिद कहलाता था ना, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान पूर्वक समझिए कि भाई, और वहां हमने क्या देखा, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में क्या देखा, दो प्रावस्थाएं थी उसकी, परागण पूर्व और परागण पश्च। तो अभी जो हमारी घटना चलेगी वो कौन सी चलेगी, मेरा मतलब है कि अब परागण पश्च वाली बात चल रही है ना, अंकुरण की। देखो एक बात बताओ, परागण हुआ तो सबसे पहले अब अंकुरण नहीं होगा क्या, इनका होगा ना अंकुरण, तो वो हमारा टॉपिक है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए वो कहता है वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचने के बाद इनके अंकुरित होने में लगा समय अंकुरण काल कहलाता है। अंकुरण काल कहलाता है। डेफिनेशन समझिए, मतलब एक छोटी सी परिभाषा अगर आपसे पूछ ले कि वो अंकुरण काल क्या होता है, जर्मिनेट पीरियड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि वर्तिकाग्र पर जैसे ही परागकण पहुंचते हैं, पहुंच गए भाई परागकण, तो इनके अंकुरित होने में, अर्थात वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरित होने में जो समय लगता है उसे हम अंकुरण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुरण काल। ठीक है, देखो आप रियल में ही इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल के नाम से तो आप थोड़े मायूस हो जाते होंगे, है ना, क्योंकि मैं 11वीं क्लास से आपको कह रहा हूं कि भाई प्रैक्टिकल होंगे ना, लेकिन अभी तक नहीं हुए। चलिए कोई बात नहीं है। देखो, जैसे कोई प्लांट के फूल लेकर और उसके जो परागकण होते हैं ना, अगर हम उनको चीनी के विलयन में या चाशनी में डाल दें ना, तो वो क्या है, अंकुरित हो जाते हैं। और उनको जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो बिल्कुल अंकुरित दिखाई देते हैं। ठीक है, हाँ, चलो कभी टाइम मिलेगा दिखाएंगे आपको, है ना। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई अंकुरण क्या क्या होता है। आप बोलेंगे कि सर परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं उसके बाद उनके अंकुरण होने में जितना समय लगता है
हम उसे अंकुरण काल कहते हैं। तो आपको अंकुरण काल की परिभाषा याद रहेगी, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या बात है, देखिए कि अधिकांश जो प्लांट होते हैं, अधिकांश जो पादप होते हैं, उनमें एक परागकण से एक पराग नली निकलती है। इन्हें एक नलकीय परागकण कहते हैं। बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा भी है कि भाई परागकण जब अंकुरित होता है तो उससे एक ही नली विकसित होती है। तो ऐसे परागकण को एक नलकीय परागकण कह सकते नहीं कह सकते। वही कंपैरिजन वाली बात क्या है कि कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के पौधों में एक से अधिक पराग नली विकसित हो जाती हैं। इन्हें बहुनलकीय परागकण कहते हैं। देखो, मैं आपको कई बार बताता रहता हूं कि आपको ऐसी बातें बहुत जरूरी होती है समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट में ज्यादातर पूछे जाते हैं, कंपैरिजन वाले यानी कि तुलनात्मक क्वेश्चन। देखिए वो क्या कह रहा है, और ये बहुत इजी भी है समझना, दिमाग में ऐसे सेट रखो कि भाई एक परागकण से एक ही पराग नली निकलती है नॉर्मल वे में, लेकिन कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के पौधे देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई अधिकांश प्लांटों में एक परागकण से एक ही पराग नली निकलती है, लेकिन कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के ऐसे पौधे, कुकुरबिटेसी में हमारे खीरा, ककड़ी ये आते हैं, घिया, लौकी, तोरई जो भी है। मालवेसी में हमारा भिंडी है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के जो प्लांट होते हैं ना, उनमें एक से अधिक पराग नली विकसित हो जाती है एक ही परागकण में। तो उनको हम क्या बोलेंगे, बहुनलकीय परागकण बोलेंगे। लेकिन उनमें से एक ही पराग नली ऐसी होती है जो विकसित होती है, ठीक है। अब आपको यहां अंतर समझ में आ गया दोनों में। दिमाग में क्या रखना है कि अधिकांशतः एक परागकण से एक ही पराग नली निकलती है, लेकिन कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के पौधों में एक से अधिक पराग नली विकसित हो जाती है, जिनको हम बहुनलकीय परागकण कहते हैं, ठीक है। अब हम अपने उद्देश्य पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अभी हम सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं बताना, हम परागकणों का अंकुरण देख रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। और यहां एक क्वेश्चन और बनता है कि मक्का में पराग नली की जो लंबाई होती है वो 450 mm होती है। ये भी आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि मक्का का जो प्लांट होता है उसकी जो पराग नली या वर्तिका है वो 450 mm लंबी होती है, ठीक है, वर्तिका की लंबाई भी। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर सी बात है। चलिए, तो ये था हमारा टॉपिक जिसको हम परागकणों का अंकुरण कह रहे थे, ठीक है। हाँ, समझ में आ गई बात। चलिए, तो देखिए अब हुआ क्या कि अंकुरण हो गया अंकुरण। अब क्या होता है, अब बात आती है पराग नलिका की वृद्धि। देखो टॉपिक समझिए आप,
अभी आपने क्या किया था कि जो ये परागकण थे वो अंकुरित हुए थे, और अंकुरित हुए थे तो वो उन्होंने क्या बन गए उसमें, परागनली। देखो टॉपिक का उद्देश्य समझते हुए चलिए आप। ये परागकणों का अंकुरण हो गया, और हमको पता है कि जैसे ही परागकण अंकुरित होते हैं तो उनमें से परागनली विकसित होती है नहीं होती। तो ये जो परागनली है, अब आप, हालांकि मैं टॉपिकों को बता चुका हूं तो आप सभी को पता है कि इस पराग नली को यहां तक पहुंचना होता है। बताओ पहुंचना होता है कि नहीं पहुंचना होता है, यहां तक पहुंचना होता है ना। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए मुझे कि पराग नली यहां से जब यहां तक पहुंचेगी तो आप पराग नलिका की वृद्धि नहीं बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे ना। तो हमारा अगला टॉपिक अब क्या है, पराग नलिका की वृद्धि। क्यों पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक को, क्योंकि हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट प्लांटों में पराग नलिका की वृद्धि कैसे होती है। ठीक है, तो आप अंतर भी इनमें समझते चलना। 3 पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वो क्या कहता है कि लिलियम व राइबीज पौधों की वर्तिका खोखली होती है, जिनमें श्लेष्मक पदार्थ भरे होते हैं, जिनसे ये वृद्धि करती है। अधिकांश पादपों की वर्तिका बंद या ठोस होती है, तो पैक्टिनेज ऊतक से एक मार्ग बन जाता है जहां से ये वृद्धि करती है। पेटूनिया में अंतराकोशिक अवकाशों से होकर वृद्धि करती है। ठीक है, समझिए ये जो टॉपिक है कि भाई पराग नलिका की वृद्धि कैसे होती है ना। तो पराग नलिका की वृद्धि मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट प्लांटों में हमने इसके 3 एग्जाम्पल देखे, और वो क्या देखे भाई कि एक लिलियम और राइबीज नाम का पौधा होता है ना, उसकी ये वर्तिका है। तो ये जो वर्तिका होती है ना वो खोखली होती है, और इसमें श्लेष्मा भरी होती है, श्लेष्मा ना, और श्लेष्मा तो में तो बहुत गैप सा होता है। तो इस श्लेष्मा पदार्थ के माध्यम से जो हमारी पराग नली है वो वृद्धि कर जाती है और बीजांड तक पहुंच जाती है। समझ में आ गई बात। हाँ, तो पहली घटना तो ये है कि भाई लिलियम और राइबीज पौधों की जो वर्तिका होती है वो खोखली होती है, जिनमें श्लेष्मक पदार्थ भरे होते हैं, जिनसे ये वृद्धि करती है। ठीक है, सेकंड बात, अधिकांश जो प्लांट होते हैं उनकी जो वर्तिका होती है वो बिल्कुल ऐसे बंद या ठोस होती है, ऐसे इस प्रकार। ठीक है, तो क्या होगा, अब इनमें से परागनल का यहां से यहां कैसे पहुंचेगी, तो एक ऊतक होता है पैक्टिनेज। अब पैक्टिनेज ऊतक क्या करता है, क्योंकि ये जो रास्ता था वो पैक्टिन का बना हुआ था, तो पैक्टिनेज क्या करता है, इसको अपघटित कर यहां के ऊतकों को एक बीच में रास्ता बना देता है,
और इसी रास्ते से हमारी पराग नली वृद्धि कर जाती है। तो आपको सेकंड बात पता चल गई। थर्ड बात क्या होती है कि पिटूनिया जो प्लांट है उसमें वर्तिका में जो अंतराकोशिक अवकाश होते हैं सेल्स के मध्य में, मैंने आपको बताया है जैसे हमेशा सेल्स ऐसे लगी हुई होती है ना, तो ये क्या है, अंतराकोशिक अवकाश है। ये जो है वो क्या है, इंट्रासेलुलर स्पेस है, अंतराकोशिक अवकाश है। तो पिटूनिया प्लांट में क्या होता है, जो पराग नलिका होती है वो इन्हीं अंतराकोशिक स्थानों से होकर गुजरती है या वृद्धि करती है। ठीक है, तो आपको ये तीन बात पता चली कि नहीं पता चली। हमारा टॉपिक क्या है, पराग नलिका की वृद्धि। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई लिलियम और राइबीज जो प्लांट है उनकी वर्तिका खोखली थी, श्लेष्मा पदार्थ भरा हुआ था जिससे ये वृद्धि कर गई। अधिकांश प्लांटों की कैसी होती है, ठोस होती है। तो उनमें क्या होगा, पैक्टिनेज एंजाइम ऊतकों को नष्ट करेगा, बीच में रास्ता बन जाएगा, वहां से वृद्धि करेगी। और पिटूनिया में अंतराकोशिक अवकाशों से होकर ये वृद्धि करती है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से हमारी पराग नली वृद्धि कर सकती है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब एक नोट वाला पॉइंट यहीं पर, पराग नलिका की वृद्धि से लेकर एक नोट वाला पॉइंट है। वो नोट वाला पॉइंट क्या है, नोट में आता है कि पराग नली हमेशा अंडाशय की तरफ वृद्धि करती है, अतः इसकी वृद्धि एक दिशीय व रसायनानुवर्ती प्रकार की होती है। ठीक है, सुनिए, देखो बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो पॉइंट है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई पराग नलिका की जो वृद्धि होती है वो किस प्रकार की होती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई देखिए, ये जो मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं वो एक वर्तिकाग्र है, ये है कि नहीं, और ये अंडाशय होता है प्लांट का, है ना। अच्छा, पराग नली जो है वो हमारी यहां पर होती है वर्तिकाग्र पर। तो होता क्या है, इस अंडाशय, अच्छा ये पूरा अंडाशय होता है ये वाला, और ये जो है वो बीजांड है जिसको हम ओव्यूल कह के चलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इस ओव्यूल में या हमारे ओवेरी में, अंडाशय में कुछ रसायन होते हैं। क्या होते हैं, रसायन। तो वो रसायन क्या करते हैं, इस पराग नली को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही अट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा पराग नली अंडाशय की तरफ या मैं कहूं बीजांड की तरफ ही वृद्धि करती है। नहीं आई मेरी बात समझ में। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि पराग नली की वृद्धि एक दिशीय और रसायनानुवर्ती प्रकार की होती है। क्यों होती है, इसका मतलब यह होता है कि पराग नली जो होती है वो वर्तिकाग्र पर बनती है, वो हमेशा अंडाशय की तरफ ही वृद्धि करेगी और किधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पर जो रसायन प्रेजेंट है वो रसायन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि पराग नलिका की जो वृद्धि है वो एक दिशीय और रसायनानुवर्ती प्रकार की होती है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को तो बना सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ, तो बात समझ में आ गई आपको।
तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ पराग नलिका की वृद्धि वाला। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कई बार बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक डायरेक्ट चित्र पूछ लिया जाता है, क्या कि पराग नलिका की वृद्धि को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, वही आपको अंडाशय बनाना है। ठीक है, यह आपको सभी को पता ही है ना, ये बीजांड है इसके अंदर, है ना, मैंने ऐसे ही बना दिया, आप सभी जानते हैं। यहां पर जो परागकण होते हैं वो अंकुरित होकर एक पराग नली बनाते हैं, और ये पराग नली हमेशा आप तो जानते हैं ना, बीजांड द्वार के रास्ते से ही जाती है भ्रूणकोश में, है ना। तो देखिए ये मैंने बनाई है पराग नली, और ये हमारा क्या है, बीजांड है, और ये क्या है, भ्रूणकोश है ना। समझ में आ गई बात। ये हमारा वर्तिकाग्र है, आप सभी जानते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि पराग नलिका की वृद्धि को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र। तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना, जिसमें पराग नलिका वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है, समझ में आ गई क्या? हाँ, तो बना लेना इस चित्र को, आपके बना क्या लेना, बना ही हुआ है, केवल समझ लो। ठीक है, बनाना तो आपको और भी अच्छा है, मैंने तो यहाँ ऐसे ही बना दिया समझाने के लिए दोबारा से। ठीक है भाई, चलिए अब इस चित्र को रहने दें, चलिए मैं दोबारा बनाऊंगा इसको। और देखिए भाई, अब बात समझना। अब हमने इस टॉपिक में पराग नलिका की वृद्धि वाले टॉपिक में यहां तक पहुंच गए कि हमारी पराग नलिका वृद्धि करती हुई अब बीजांड के पास आ चुकी है। बताओ आ चुकी है नहीं आ चुकी? आ गई है ना। तो अब वो क्या करेगी, बीजांड में प्रवेश करेगी। किसमें प्रवेश करेगी? बीजांड में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, पराग नली का बीजांड में प्रवेश। ठीक है, तो पराग नलिका का जो बीजांड में प्रवेश है वो 3 रास्तों से होता है। एक तो होता है बीजांड द्वारी, एक होता है निभागी, और एक होता है अध्यावरणी। ठीक है, बीजांड द्वारी को हम पौरोगेमी कहते हैं, चैलोजोगेमी कहते हैं, इंटेगोमेंट्री गोमी कहते हैं। ठीक है, देखो बात समझिए। अब जो हमारी पोलन ट्यूब है, पराग नली है, वो कहां पर प्रवेश करने वाली है? ओव्यूल में प्रवेश करने वाली है, बीजांड में प्रवेश करने वाली है। तो पराग नली जब बीजांड में प्रवेश करती है तो उसके 3 रास्ते होते हैं। कौन कौन से? एक तो बीजांड द्वारी प्रवेश, एक निभागी प्रवेश, और एक अध्यावरणी प्रवेश। ठीक है, तो इनको मैं डायग्राम के हिसाब से ही समझा देता हूं आपको। देखिए भाई, ये हमारा अंडाशय है, और ये जो है ये तो है अंडाशय, और इसके अंदर है ओव्यूल। तो इस हमारी जो पराग नली थी वो यहां तक पहुंच चुकी थी, आप सभी को पता है, अंडाशय तक पहुंच चुकी थी ना, पराग नलिका की वृद्धि वाले टॉपिक में। अब हम देख रहे हैं कि ये बीजांड में प्रवेश कैसे करेगी। बीजांड में, इसमें तो आपको एक ही बात दिमाग में रखनी है कि बीजांड में ये 3 रास्तों से प्रवेश कर सकती है। कितने रास्तों से? 3 रास्तों से।
अच्छा, कौन कौन से हो सकते हैं भाई? देखिए, सबसे पहले ये बीजांड द्वार था ना, हम पढ़ चुके इसको। तो पराग नली अगर ऐसे आती और ऐसे प्रवेश कर जाए तो ये कौन सा प्रवेश हुआ भाई? पोरोगेमी हुआ, यानी कि बीजांड द्वारा प्रवेश हुआ। अगर हमारी पराग नली डायरेक्ट यहां से प्रवेश कर जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई? नेभागी प्रवेश बोलेंगे, चैलेंजोगेमी बोलेंगे। अच्छा, ये हमारे अध्यावरण है। अगर पराग नली डायरेक्ट यहां से प्रवेश कर जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? अध्यावरणी प्रवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अध्यावरणी प्रवेश। मैं तीनों के अलग अलग डायग्राम बना देता हूं और आप तीनों को ही दोबारा से बना के देख लेना, ठीक है? शॉर्ट बना देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझदार तो हैं ऐसे, है ना? अच्छा, ये जो आपको प्रवेश दिखाई दे रहा है वो कौन सा है भाई? बीजांड द्वारी प्रवेश दिखाई दे रहा है ना, है ना? अच्छा, ये पराग नली ने प्रवेश किया, ये कौन सा प्रवेश है भाई? नेभागी प्रवेश। कौन सा? नेभागी। बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? अरे भाई, वैसे डायग्राम तो आपको बनाना आता है ना, बीजांड का आप कैसे बनाएंगे? एक स्वच्छ नामांकित चित्र ना। देखो, यहाँ अध्यावरण से प्रवेश कर रही है ये, तो इसको बोलते हैं हम अध्यावरण प्रवेश, ठीक है? तो तीनों डायग्रामों में आपको अलग अलग प्रकार से प्रवेश दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्योंकि आप इनके नामकरण और वो जानते हैं। इन तीनों को आप बना लो एक बार आप। बना लिए? ठीक है, हाँ। सुनिए, आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे और बाकी बातें करेंगे कल। इस बार मैं इसको समझा देता हूं आपको, हमने आज क्या क्या किया। तो देखिए, सबसे पहले जब परागण हुआ, क्या हुआ? परागण। तो हमने क्या देखा? इसका सबसे पहले क्या होना आवश्यक था? अंकुरण। क्या होना जरूरी था? अंकुरण। अंकुरण वाले टॉपिक में हमने जो बात देखी, एक तो देखी अंकुरण काल, और एक हमने बात की थी एक नलकीय और बहुनलकीय परागण के बारे में बात कर ली थी ना। नेक्स्ट हमने अब क्या देखा? अंकुरण हो गया। अंकुरण के बाद जो घटना घटित होगी वो ये होगी कि पराग नली वृद्धि कैसे करती है। पराग नली वृद्धि कैसे करती है, तो मैं आपको बता दूं, इस वृद्धि में हमने 3 एग्जाम्पल देखे। एक तो खोखली वर्तिका जो लिलियम और राइबीज में थी, एक बंद या ठोस वर्तिका जो अधिकांश प्लांटों में होती थी, ठीक है, और एक था अंतरा कोशिकीय वाला। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने देखे थे ना वहां पर। उसके बाद हमने यहाँ एक बात और की थी कि पराग नली की वृद्धि हमेशा एक दिशीय और रसायनानुवर्ती होती है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। लास्ट में हमने क्या देखा कि जब पराग नली की वृद्धि हो जाती है तो पराग नली बीजांड में क्या करती है? प्रवेश। तो पराग नली जब बीजांड में प्रवेश करती है
तो इसकी भी 3 रास्ते होते हैं। एक तो होता है बीजांड द्वारी, एक होता है निभागी और एक होता है अध्यावरण। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इन टॉपिकों के बारे में बात की। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और कल हम, अब आपको पता ही है कि जब हमारी परागनली बीजांड तक पहुंच गई है तो अब निषेचन होने वाला है ना। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन, और उसके बारे में बात करेंगे कल। ठीक है, तो आज इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, और जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई है ना उनको बांध कर रख लेना। ठीक है, गांठ बांध कर, और आज से ही और पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है, बहुत मेहनत करने लग जाइए। ठीक है, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देना है, उनसे भी ज्यादा देना है। ठीक है, हाँ, समझ रहे ना। कोई लक्ष्य जो होता है वो कठिन नहीं होता अगर आप मेहनत करें तो। ठीक है, तो मेरी बातों को समझ लेना और बाकी बातें करेंगे कल।